नमस्कार साथियों, SGHWA अपडेट संख्या 7878 दिनांक 14 अगस्त 2024 के माध्यम से मैं SGHWA टीम के द्वारा आपको अपडेट देने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। सबसे पहले आप सभी होम बायर्स को हार्दिक बधाई। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी का एक केस 8 अगस्त 2024 को निरस्त हो गया है, डिस्पोज ऑफ हो गया है। माननीय NCLT कोर्ट ने इस केस को निरस्त कर दिया है। ये केस पिछले 1.5 से पौने 2 साल से हमारे मैटर में चल रहा था, जो कि एक बहुत ही सुंदर डिसीजन के आधार पे होम बायर्स की जीत इसमें हुई है। इसके अतिरिक्त नोएडा अथॉरिटी का एक केस NCLT में पेंडिंग है, ऋषि कपूर जी का एक केस पेंडिंग है और एक जो हमारे नए बिल्डर हैं क्रिश बिल्डर, उनका केस पेंडिंग है। तो टोटल 4 केस आज की तारीख में पेंडिंग है, जिसमें से कि ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी का जो ये केस है वो 8 अगस्त की सुनवाई में निरस्त हो गया है। सबसे पहले इसी के ऊपर आज हम चर्चा करते हैं। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने NCLT में अपील लगाई हुई थी कि मुझे होम बायर्स के बराबर का दर्जा दिया जाए। जैसे कि RP श्री आनंद सोनभद्र जी ने होम बायर्स को फाइनेंशियल क्रेडिटर माना है, तो ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी को भी फाइनेंशियल क्रेडिटर माना जाए। अपने दलील के पक्ष में ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने कहा कि हम लोग जो है इस साइट को, इस प्लॉट को डेवलप कर रहे हैं और सरकारी एजेंसी हैं और हमारा इसमें लीज़ डीड हुई है, उस लीज़ रेंट का भुगतान करना बिल्डर के लिए या होम बायर्स के लिए करना ज़रूरी है। तो हमारा काफ़ी सारा फाइनेंशियल जो पैसा है इस प्रोजेक्ट में अटका हुआ है, तो हमें जो है फाइनेंशियल क्रेडिटर माना जाए। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि क्योंकि RP श्री आनंद सोनभद्रा जी ने हमें समय समय पर रीजनल प्लान के समय और COC मीटिंग्स के दौरान हमें कोई इंटीमेशन नहीं भेजी है और हमारी बात को नहीं मानी है और हमारी बात को सुना नहीं है कि हमें होम बायर्स के बराबर का दर्जा दिया जाए, तो इसलिए जो है आनंद सोनभद्रा जी के अगेंस्ट अनुशासनात्मक कार्रवाई के साथ साथ COC मीटिंग को, COC की जो टीम है उसको निरस्त किया जाए, रीजनल प्लान को फिर से वापस लिया जाए और हमें भी COC का मेंबर बनाने के साथ साथ फाइनेंशियल क्रेडिटर का दर्जा दिया जाए। इसके संबंध में उन्होंने माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक जो ऑर्डर था श्री प्रभुजीत सिंह के मैटर में, उसका हलफनामा भी उन्होंने लगाया था और उसमें लग रहा था कि शायद NCLT ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के पक्ष में कुछ निर्णय लेगा। पिछले पौने 2 साल से RP श्री सोनभद्रा जी के द्वारा लायर्स की जो टीम ने इस केस को बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही बढ़िया तरीके से इस केस की प्लीडिंग की और अंततः ये निर्णय श्री RP सोनभद्रा जी के पक्ष के साथ साथ होम बायर्स के भी पक्ष में आया है। रेशन प्लान के अप्रूवल में और उसके दौरान जो सुनवाई, जो उसके बाद भी सुनवाई होती रही, उसमें RP श्री आनंद सोनभद्रा जी की जो टीम के जो लायर्स हैं उन्होंने बहुत ही बढ़िया अपना रोल अदा किया है और उससे जो है आज होम बायर्स जो है कंफर्टेबल स्थिति में पहुंच पाए हैं। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी अपने आप को फाइनेंशियल क्रेडिटर साबित करने के लिए काफ़ी कोशिश की और अगर वो फाइनेंशियल क्रेडिटर बनती तो काफ़ी कुछ जो था नुकसान होम बायर्स को होने वाला था, जो कि अब नहीं होगा। और क्योंकि ये जो डिसीजन है वो इतना ज़बरदस्त डिसीजन आया है और अन्य जो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस हैं उनको इस केस के माध्यम से जब सुना गया है, तो अब इसकी भी संभावना नहीं है कि ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी अब इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जाएगी। तो एक तरह से ये फाइनल डिसीजन जो है NCLT कोर्ट का आ गया है, जो कि होम बायर्स की बहुत बड़ी जीत है। हमारे RP श्री आनंद सोनभद्रा जी की भी बहुत बड़ी जीत है, उनकी जो लायर्स की टीम है उसके लिए बहुत बड़ी जीत है। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इस फाइनेंशियल मैटर को, उसके साथ साथ जो लीगल जो मैटर है उसको बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने लड़ा है। क्रेडिटर्स
या फाइनेंशियल क्रेडिटर्स क्या होते हैं उस पर थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिससे कि आपको इस कोर्ट की इस निर्णय की कितनी अहमियत है उसका पता लग सके। देखिए, क्रेडिटर्स दो प्रकार के क्रेडिटर्स होते हैं। एक होते हैं सिक्योर्ड क्रेडिटर्स और एक होते हैं अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को जब भी कोई भी ऐसा मामला आता है दिवालियेपन का, या जब भी कोई भुगतान का, पेमेंट का कोई मामला आता है, तो सबसे पहले जो भी भुगतान मिलता है वो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को मिलता है। इसके अलावा कुछ अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स होते हैं। ऐसे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स वो होते हैं जिन्होंने कि उस प्रोजेक्ट में या उस के डेवलपमेंट में कुछ बाहर से कुछ सहायता प्रदान की है। मान लीजिए कि कोई सब कॉन्ट्रैक्टर है जिसने कि उस प्रोजेक्ट को में बनाने के लिए रॉ मटेरियल सप्लाई किया हो, या उसने अपनी लेबर लगाई हो, या उसने कंस्ट्रक्शन का काम किया हो, तो वो सारे के सारे, या सिक्योरिटी एजेंसी कोई हो, तो जो अलग अलग जो लॉजिस्टिक सपोर्ट जो प्रोवाइड करते हैं वो सारे के सारे जो है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स होते हैं। ये मैं थोड़ा आपको मोटे तौर पे समझा रहा हूँ ताकि आपको ये सब चीज़ें समझ में आए। तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, जब पैसा सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को मिल जाता है और कोई बाकी पैसा बचता है तो फिर वो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को मिलता है। तो होम बायर्स जो हैं वो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी या नोएडा अथॉरिटी, ये भी सिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं। अब इन सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को आगे दो श्रेणियों में बांटा गया है। एक है फाइनेंशियल क्रेडिटर्स और एक है ऑपरेशनल क्रेडिटर्स। फाइनेंशियल क्रेडिटर्स जो हैं वो सारे होम बायर्स हैं, क्योंकि उन्होंने अपना फाइनेंस, अपना जो हार्ड एंड मनी है वो उसमें लगाई है, अपनी सेविंग्स को उसमें लगाया है और उसको फाइनेंशियल सपोर्ट दी है, तो उनका सारा पैसा उसमें लगा हुआ है, तो उनको फाइनेंशियल क्रेडिटर का दर्जा दिया गया है। इसी तरह से ही मान लीजिए बिल्डर ने अगर उसमें पैसा लगाया या किसी और एजेंसी ने भी उसमें पैसा अपना लगाया, डायरेक्ट पैसा लगाया और उसमें अपना स्वामित्व खरीदा है, अपनी प्रॉपर्टी में उसका मालिकाना हक खरीदा है, तो वो भी फाइनेंशियल क्रेडिटर कहलाता है। अब ऑपरेशनल क्रेडिटर, सिक्योर्ड क्रेडिटर की दूसरी श्रेणी ऑपरेशनल क्रेडिटर कैसी है। जैसे ग्रेटर नोएडा जो है, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी जो है ऑपरेशनल क्रेडिटर है। ऑपरेशनल क्रेडिटर किनको कहा जाता है? ऐसी अथॉरिटीज़ या ऐसे सरकारी संस्थान जो कि किसी प्लॉट को या किसी लैंड को डेवलप करते हैं, उससे संबंधित रोड्स बनाते हैं, उसको ओवरऑल डेवलप करते हैं, बिजली, पानी, गैस लाइन की सप्लाई करते हैं, सड़कें बनाते हैं, हॉस्पिटल, स्कूल्स, कॉलेज की सारी सुविधाएं देते हैं, और इन सब के माध्यम से उस लैंड को लीज़ पर देकर लीज़ रेंट स्वीकार करते हैं। तो ये जो डिफरेंट जो ऑपरेशंस जो भी कोई सरकारी संस्थान या एजेंसीज करती हैं, वो सब के सब ऑपरेशनल क्रेडिटर की श्रेणी में आते हैं। तो ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने सारे ये काम किए तो उनको ऑपरेशनल क्रेडिटर माना गया। दूसरा, जब कोई सरकारी संस्थान जब लीज़ डीड करता है तो बिल्डर के साथ उसका लीज़ डीड हुआ, तो एक एग्रीमेंट हो गया कि ये सारी सुविधाएं आप इसमें डेवलप करेंगे, ये पूरा जो एरिया है, पूरा जो सेक्टर है ग्रेटर नोएडा का, वो ये डेवलप होगा, तो उसके डेवलपमेंट के लिए आपको इतना पैसा जो है टाइमली हमें देना पड़ेगा। और ये पैसा जो है आप, क्योंकि इस डेवलपमेंट का बिल्डर पार्ट है, तो ये आगे जो होम बायर्स है जिनको कि आप ये यूनिट सेल करेंगे, उनसे आप लीज़ रेंट का पैसा लेके आप हमें उसकी भरपाई करेंगे। तो सारा काम जब ऑपरेशन का हुआ तो फिर वो ऑपरेशनल क्रेडिटर है। और जब लीज़ डीड, अब डीड की बात करते हैं, डीड देखिए दो टाइप की होती है। लीज़ डीड जैसे कि है, तो लीज़ डीड जैसे कि 99 ईयर्स के लिए ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने बिल्डर को दी और बिल्डर फिर उसको होम बायर्स को ट्रांसफ़र करता है उसको। तो लीज़ डीड जो है वो दो प्रकार की है, एक ऑपरेशनल डीड है और एक फाइनेंशियल डीड है। ऑपरेशनल डीड ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी और बिल्डर के जो बीच में हुई वो ऑपरेशनल डीड है। बिल्डर और होम बायर्स के बीच में जो लीज़ डीड एग्रीमेंट हुआ वो फाइनेंशियल डीड है, क्योंकि उसमें फाइनेंशियल पैसा इन्वॉल्व है। बिल्डर सिर्फ एक बीच में माध्यम है जो कि होम बायर्स से लीज़ रेंट का पैसा लेके आगे अथॉरिटी को दे रहा है।
तो हमारी फाइनेंशियल नीड है तो इसलिए हम लोग फाइनेंशियल क्रेडिटर हुए, और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की ऑपरेशनल नीड है तो वो ऑपरेशनल क्रेडिटर हुआ। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को ध्यान में रखकर यह डिसीजन दिया गया कि ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी जो है ऑपरेशनल क्रेडिटर ही कहलाएगी, सिक्योर्ड क्रेडिटर नहीं बन सकती। इसी प्रकार का एक निर्णय पिछले वर्ष 22 जुलाई 2023 में आया था, जिसमें कि नोएडा अथॉरिटी ने भी शुभकामना टेक होम जो हमारा दूसरा प्रोजेक्ट है उसके में भी उन्होंने कहा था जी कि आप हमें जो है ऑपरेशनल क्रेडिटर नहीं, आप हमें फाइनेंशियल क्रेडिटर का दर्जा दीजिए। तो वहाँ पर भी एनसीएलटी कोर्ट ने यही डिसीजन दिया था, और आज हमारे ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के मामले में यही डिसीजन आया। और ये डिसीजन क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो केसेस चल रहे थे उसके आधार पर बनाया गया, तो अब दोनों ही अथॉरिटी जो है हमारे शुभकामना के प्रोजेक्ट में सुप्रीम कोर्ट में अब अपील नहीं कर सकती हैं, अब वहाँ नहीं जा सकती हैं, अब वहाँ के रास्ते उनके लिए बंद हो गए। तो दोनों ही केस के लिए, दोनों ही प्रोजेक्ट के लिए बड़ी खुशखबरी की बात है। इसके अलावा जो एक नोएडा अथॉरिटी का जो केस अभी चल रहा है वो लीज रेंट का पेनल इंटरेस्ट की बात चल रही है। उसमें जो है नोएडा अथॉरिटी और हमारी ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी भी ये कही कि हमें जो पैसा आप दे रहे हैं लीज रेंट का विद पेनल इंटरेस्ट आपने देना है। तो उसके ऊपर अभी केस चल रहा है। हमारे आरपी आनंद सोन भद्रा जी कह रहे हैं कि काफ़ी लंबा टाइम रहा है, कोरोना का पीरियड रहा है और उसमें कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ है, तो उसमें हमें लीज रेंट हमारा वेव ऑफ किया जाए। तो उसके ऊपर चल रहा है। तो उसमें जो अगली जो सुनवाई है नोएडा अथॉरिटी की वो 26 सितंबर 2024 को निर्धारित हुई है। तो उसमें भी एक अच्छा डिसीजन आने की संभावना पूरी बन रही है। इसके अलावा ऋषि कपूर जी काफ़ी सारे केसेस चल रहे थे जो कि सब निरस्त हो गए। एक केस में उनको कुछ एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट मिला है जिसमें कि उनको एडवांटेज मिला है, तो उसमें भी जो है उनकी अगली सुनवाई 5 सितंबर 2024 को होने जा रही है। तो उसमें भी जैसा अभी तक का घटनाक्रम रहा है तो उसमें ये अपील भी उनकी निरस्त हो जाएगी, तो ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। उसके साथ एक जो हमारे बिल्डर क्रिश बिल्डर का केस चल रहा है, तो उसके अंदर सारी हियरिंग्स कंप्लीट हो चुकी है और उसमें एक फाइनल वर्डिक्ट आने की संभावना है सितंबर माह में। तो अभी सिर्फ जो है 3 केस पेंडिंग रह गए। नोएडा अथॉरिटी का केस है और बिल्डर का जो केस है कि भाई मुझे कंस्ट्रक्शन करने की परमिशन दी जाए, लीज़ रेंट में पेनल इंटरेस्ट में मुझे वो वेव ऑफ किया जाए और मेरी ड्राइंग्स को अप्रूव किया जाए। तो एक ये केस पेंडिंग है और एक ऋषि कपूर का केस पेंडिंग है। तो 3 केस पेंडिंग है। पिछले साल भर में काफ़ी सारे केसेस निरस्त हो गए हैं, जैसे कि दोनों एसोसिएशन ने जो केस फाइल किया था जो कह रहे थे कि रीजनल प्लान फॉल्टी है और जो है इसको निरस्त किया जाए, तो वो अपील दोनों एसोसिएशन की खारिज हो गई है। शालिनी ने जो केस लगाया था वो भी केस ख़त्म हो गया, श्रीमती शालिनी जी का, और एक अनिंदिया बिल्डर्स के नाम से जो केस लगा था वो भी खारिज हो गया। तो धीरे धीरे करते और गुलशन सेठी, अनुराधा सेठी के भी केसेस लगे हुए थे जो कि सारे खारिज हो गए। तो धीरे धीरे सारे केसेस पर निर्णय आते जा रहे हैं, उनका डिस्पोजल होता जा रहा है और अब सिर्फ 3 केस बचे हैं जिनकी संभावना है कि सितंबर माह में ये सब केस भी ख़त्म हो जाएंगे और हमारा जो प्रोजेक्ट के ऊपर कंस्ट्रक्शन शुरू होने की संभावना पूरी तरह से बन जाएगी, क्योंकि अब ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी या नोएडा अथॉरिटी को परमिशन देनी ही पड़ेगी और काम शुरू होने की संभावना बन जाती है। तो ये तो ताज़ा घटनाक्रम, ताज़ा केसेस जो चल रहे हैं हमारे केसेस के, उसके बारे में मैंने आपको दिया। इसके अतिरिक्त मैं जो अब दूसरी तरफ आपको लेके चल रहा हूँ वो होम बायर्स की यूनिटी पर आपका ध्यान देना चाहता हूँ। पिछले 2 महीने से हम लोग 16 जून से इस अभियान में लगे हैं, 1 प्रोजेक्ट 1 एसोसिएशन, और आप सभी लोगों से हम लोग प्रार्थना कर चुके हैं जी कि आप जो है किसी न किसी एसोसिएशन के मेंबर बनिए। अब क्योंकि 1 प्रोजेक्ट 1 एसोसिएशन की बात आ रही है तो आपको कोई ना कोई एसोसिएशन ज्वाइन करनी है। काफ़ी सारे होम बायर्स हैं जिन्होंने कि हमारे जो कि किसी भी एसोसिएशन से संबंधित नहीं थे, उन्होंने पिछले 2 महीने में हम लोगों को ज्वाइन किया। बहुत सारे ऐसे होम बायर्स हैं जो कि श्री अमान आरसी गुप्ता जी के साथ या श्री रफ़ी जी के साथ जुड़े हुए थे, वो भी वहाँ से माइग्रेट होकर हमारे यहाँ पर SGHW के एसोसिएशन को ज्वाइन किया। और जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ कि SGHW शुरू से ही सबसे बड़ी होम बायर्स की वेलफेयर एसोसिएशन रही है। और क्योंकि 1 प्रोजेक्ट 1 एसोसिएशन की बात है तो आप सभी लोगों से प्रार्थना है कि आप SGHW को ज्वाइन कीजिए और जितना जल्दी हो सके आप कीजिए। अगला 1 महीना हम लोग मान के चल रहे हैं कि जो भी होम बायर्स बाकी रह गए वो सब इस एसोसिएशन को ज्वाइन कर लेंगे और 1 महीने के बाद शायद ही कोई होम बायर हो जो कि इस मेंबरशिप ना ले। इसके लिए संबंध में काफ़ी सारे होम बायर्स हैं जो कि अपना सिर्फ अंडरटेकिंग फॉर्म भेज रहे हैं,
कुछ होम बायर्स ऐसे हैं जी कि हम लोग मेंबरशिप फीस ऑलरेडी पे कर चुके हैं। बहुत सारे होम बायर कह रहे हैं जी कि हम लोगों ने जब आपने SLP फाइल की थी या सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल की थी तब हमने आपको पैसे दिए थे। कुछ ने कहा जी कि हम फलानी एसोसिएशन में थे, हमने वहाँ पैसे दिए। तो इन सब चीज़ों के लिए जो हम लोगों ने अपना डाटाबेस बनाया, जो हमारा SGSW का रिकॉर्ड है, उस सब को स्क्रूटिनाइज़ किया और उनके क्लेम्स को हम लोगों ने वेरीफाई किया और उसके बाद में एक कंसोलिडेटेड लिस्ट हम लोगों ने बनाई है, जिसमें कि जितने भी COC मेंबर्स हैं उन COC मेंबर्स को, नॉन COC मेंबर्स जिनका नाम नहीं था उनको, जो श्रीमान RC गुप्ता जी के साथ जुड़े थे उन होम बायर्स को, और जो श्री रफ़ी जुड़े थे उन सब होम बायर्स को, और जो आज तक किसी ने जुड़े थे उन सभी होम बायर्स को लेकर एक कंसोलिडेटेड लिस्ट बनाई है, जिसमें कॉलम वाइज हम लोगों ने बनाया कि कौन से सदस्य हैं जिन्होंने की मेंबरशिप फीस दी है, कौन से सदस्य जिन्होंने कि रिट पिटीशन में पैसे दिए थे 12,000 रुपये, कौन से सदस्य जिन्होंने SLP फाइन करने के लिए हमें 3,000 रुपये दिए थे, और कौन से सदस्य जिनकी आज की तारीख में मेंबरशिप का अंडरटेकिंग फॉर्म मिल गया है। तो एक कंसोलिडेटेड लिस्ट बनाई है जिसमें कि यस नो में हम लोगों ने जवाब दिया। अगर उसमें कोई त्रुटि अगर है तो आप हमें आप बताइए, ताकि अगली वीडियो आने से पहले हम उनका संशोधन अपनी उस लिस्ट में कर ले। ये लिस्ट जो है आज की वीडियो के साथ आपके साथ साझा की जा रही है। जितने भी जो कोर्ट के जो अंतिम जो 4 डिसीजंस आए हैं वो सब, जो कि मैंने अभी आपसे विस्तार में चर्चा की है, वो सभी इस वीडियो के माध्यम के साथ आपके साथ शेयर किए जा रहे हैं। RTI की सेकंड अपील हमने ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी में लगाई है, जिसमें कि सितंबर माह तक हमें जवाब मिलने की संभावना है। उसकी भी एक कॉपी आप लोगों के साथ साझा की जा रही है। अब काफ़ी सारे होम बायर्स हैं जिन्होंने कहा जी कि हम लोगों ने पेमेंट दी है। अब ठीक है, आपने पेमेंट दी है, आपने गुप्ता जी को दे दी है, रफ़ी में जो दी है हमें दे दी, पर उसकी के लिए आपके या तो कोई पेमेंट रिसीट होगी। अगर आप पेमेंट रिसीट आपके उपलब्ध नहीं है किसी कारण से, तो बैंक स्टेटमेंट होगी जिसमें कि आपने पेमेंट की। कोई ना कोई तो आपको एविडेंस या प्रूफ हमें देना पड़ेगा जिसके आधार पर हम ये माने कि हाँ जी आपने पेमेंट की है। अब ये पेमेंट का प्रूफ देना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जो हम लिस्ट बना रहे हैं वो लिस्ट ही सुप्रीम कोर्ट में जो हम आगे केस लगाएंगे उसमें ज़रूरत पड़ेगी। साथ में जब हम अपना एसोसिएशन का ऑडिट करवाएंगे तो वहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी। वहाँ पर भी आपका अकाउंट में पैसा आना चाहिए, जो हमारा SGSW का अकाउंट है उसमें पैसा आना चाहिए। आपके पास पेमेंट रिसीट होनी चाहिए, या जो SGSW ने अपने होम बायर्स को, मेंबर्स को जो पेमेंट रिसीट दी है उसकी कार्बन कॉपी हमारे पास है, ओरिजिनल कॉपी आप लोगों के पास है। उसके आधार पर ही तो हम एक फाइनेंशियल उसका ऑडिट करवा पाएंगे, अपनी एसोसिएशन का जो रजिस्ट्रेशन है उसका रिन्यूअल करा पाएंगे, और सुप्रीम कोर्ट में भी हम लोग लिस्ट लगाएंगे तो उसमें भी एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में वो सब चीज़ें काम आएगी। अब क्योंकि वहाँ एफिडेविट आएंगे तो उसमें हम झूठा सच्चा तो कुछ ऐसा नहीं लगा सकते ना, जो कि तथ्यों के आधार पर जो लिस्ट बनेगी वही लिस्ट हम लोग लगा पाएंगे। और ऐसी स्थिति में ऐसे होम बायर्स को जिन्होंने कि मेंबरशिप फ़ीस नहीं दी है किसी भी एसोसिएशन को, तो उनका नाम शामिल करना हम लोगों के लिए असंभव है। हम लोग कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे कि हमारा केस कमज़ोर हो। तो सभी होम बायर से प्रार्थना है जिन्होंने अभी तक अपना मेंबरशिप अंडरटेकिंग फॉर्म नहीं दिया है वो ईमेल के माध्यम से भेजें। हमने सभी होम बायर्स को उनके इंडिविजुअल ईमेल आईडी पर हम लोगों ने मेंबरशिप का अंडरटेकिंग फॉर्म वर्ड फॉर्मेट में, PDF फॉर्मेट में ब्लैंक भेजा है। और मेंबरशिप फ़ी की डिटेल, SGSW का अकाउंट नंबर की डिटेल, उसका SGSW का पैन कार्ड और उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी हम लोगों ने आपको बना के भेजा है। और उसमें एक ईमेल में हम लोगों ने बताया भी है जी कि क्यों आपको मेंबरशिप ज्वाइन करना क्यों ज़रूरी है, होम बायर्स की एकता का होना क्यों ज़रूरी है, वो सब चीज़ों में उसमें खुलासा किया गया, आपको सब चीज़ को विस्तारपूर्वक उसमें बताया गया। तो उसका परंतु देखा यह गया कि पिछले 2 महीने में काफ़ी सारे होम बायर्स का अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है। ऐसे सभी होम बायर्स से विनम्र हाथ जोड़कर SGSW टीम प्रार्थना करती है कि जितना जल्दी हो सके आप मेंबरशिप अंडरटेकिंग फॉर्म भर के आप ईमेल के माध्यम से हमें भेजिए, और मेंबरशिप फ़ीस भी आप हमें ज़रूर भेजिए अगर आपने मेंबरशिप फ़ीस किसी भी एसोसिएशन को अभी तक पे नहीं की है। कुछ होम बायर्स कह रहे हैं जी हम लोगों ने मेंबरशिप फ़ीस नहीं दी परंतु हमने SLP फ़ीस के 3,000 रुपये दिए, तो अब हम आपको आगे फ़ीस नहीं देंगे, आप उसी को हमारी मेंबरशिप फ़ीस मान के चलिए। या हम लोगों ने रिट पिटीशन जब फाइल की थी 12,000 रुपये दिए थे, वही हमारी मेंबरशिप फ़ीस मान के आप करिए। अब ये बड़ी दुविधा की स्थिति है हम लोगों के लिए। देखिए, कंट्रीब्यूशन सुप्रीम कोर्ट रिट पिटीशन के लिए देना या सुप्रीम कोर्ट की SLP के लिए 3,000 रुपये देना
उसकी रिसीट हम लोगों ने सभी होम बायर्स को इशू की है। कुछ होम बायर्स की रिसीट नहीं अभी तक उन्होंने कलेक्ट की, उनकी हमारे पास पड़ी है। अगली जो एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग हम सितंबर में रखना चाह रहे हैं, तो उसमें वो सब लोगों को वो अपनी ओरिजिनल रिसीट्स हम लोगों के साथ ले सकते हैं। परंतु ऐसे होम बायर्स जिन्होंने अभी तक कोई हमें पैसा मेंबरशिप का दिया नहीं, तो उसकी रिसीट्स हमारे पास अवेलेबल नहीं है और ना ही हम लोग उनको मेंबर मान सकते हैं। उनको मेंबरशिप फ़ीस तो देनी ही पड़ेगी। कंट्रीब्यूशन देना एक अलग चीज़ है, पर मेंबरशिप फ़ीस देना एक अलग चीज़ है। तो मेंबरशिप फ़ीस उनको देनी पड़ेगी, तभी हम उनको उस लिस्ट में शामिल कर पाएंगे। अदरवाइज़ उसमें से सॉर्टिंग करके हम 1 बाय 1 अब उनको हटाना उसमें से शुरू करेंगे। और हम लोगों का टारगेट है कि 1 महीने के अंदर सभी होम बायर्स अपनी मेंबरशिप फ़ीस और मेंबरशिप अंडरटेकिंग फॉर्म देकर हमें ज्वाइन करेंगे और उन्हीं की लिस्ट हम लोग लगाएंगे। अभी तक जो है होम बायर्स की जो यूनिटी है, इतने सालों से हम लोग कह रहे हैं जी कि आप मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए, सभी वेलफेयर एसोसिएशन को एक साथ जोड़िए। किसी कारण से विचारात्मक जो थे आपस में दुर्भावना थी, विचार आपस में नहीं मिल रहे थे, तो सारी जो एसोसिएशन एक जगह मर्ज नहीं हो पाई। आज धीरे धीरे जो है मर्जिंग से भी एक स्टेज हम आगे बढ़ गए हैं, क्योंकि दोनों जो एसोसिएशन है, श्रीमान आर.सी. गुप्ता जी और श्री रफ़ी अहमद जी, अब आगे कोई केस नहीं लगा पाएंगे। जिस तरह से कि एनसीएलटी का जो वर्डिक्ट आया और जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट का हलफनामा देके कहा गया कि, तो इसलिए जो है अब SGHW एक ऐसी वैसी वेलफेयर एसोसिएशन है जो कि आगे सुप्रीम कोर्ट में या किसी भी अन्य सुप्रीम कोर्ट में केस लगेगा, क्योंकि अपेक्स अथॉरिटी एनसीएलटी के बाद में सुप्रीम कोर्ट ही है। तो वहाँ जब केस लगाने के लिए जो है SGHW ही अब केस लगा पाएगी, तो सभी लोगों को SGHW एसोसिएशन ही ज्वाइन करनी पड़ेगी। अभी तक हम लोग इतने सालों में होम बायर्स की यूनिटी नहीं हो पा रही है, उसको फेस कर रहे हैं। और अगर आज भी अगर यूनिटी नहीं होती है, तो हमारा जो प्रोजेक्ट है और भी डिले हो सकता है। और जो फ़ायदा मिलेगा, जैसे कि मैं हमेशा आपको कहता रहा हूँ, सिर्फ उन्हीं होम बायर्स को मिलेगा जो कि वेलफेयर एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं। अन्य होम बायर्स को ये फैसला उन पर नहीं लागू होगा, ना उनको फ़ायदा मिलेगा। उनको फिर से कोई ना कोई केस लगाना पड़ेगा, और जब वो केस लगाएंगे तो उनका केस डिस्पोज ऑफ होना, तब भी उनको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो जितना जल्दी हो सके आप इस SGHW वेलफेयर एसोसिएशन को आप ज्वाइन कीजिए, ताकि एक यूनिटी के साथ, एक सूत्र के साथ, 1 प्रोजेक्ट 1 एसोसिएशन जो हम लोगों ने नारा दी है, उसके माध्यम से हम सभी होम बायर्स के केस को आगे लेके चल पड़े और आगे उसको करें। इस वीडियो को बनाने के लिए इसके पीछे जितनी मेहनत लगती है, किस तरह से हम लोगों ने पिछले 7-8 सालों में जो भाग दौड़ करके प्रयास किए, NCDRC में केस लगाए, EOW में केस लगाए, वकीलों से हम लोग मिले, हियरिंग्स में भागते रहे, दौड़ते रहे, सब चीज़ों को करते रहे। काफ़ी सारी इसमें एनर्जी लगती है, काफ़ी सारा पैसा भी लगता है। पैसा हम लोगों ने अपनी जेब से लगाया। एसोसिएशन में जो पैसा इकट्ठा हुआ वो हम लोगों ने कभी यूज नहीं किया। और इतनी मेहनत, अपना ऑफिस भी देख रहे हैं, अपना घर बार भी देख रहे हैं, और उसके बाद में आपको व्हाट्सएप पर भी अपडेट कर रहे हैं, ईमेल के माध्यम से अपडेट कर रहे हैं, अब वीडियो बनाने का भी सिस्टम शुरू किया, आप लोग साथ कर रहे हैं। तो आप सब लोगों को इतनी सुविधा मिल रही है, तो आप लोगों से बस यही प्रार्थना है कि आप कम से मेंबरशिप तो ज्वाइन कीजिए। अगर मेंबरशिप आप ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, तो आप जो मेंबर्स हैं उनके साथ आप अन्याय कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इस प्रोजेक्ट का डिले होने का यही बहुत बड़ा कारण भी है। और ये सब चीज़ें कोर्ट्स भी जो है एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी भी जानती है, और जो बिल्डर है वो भी जानता है। अगर इस प्रोजेक्ट को रीजनल प्लान के अनुसार आगे आने वाले 1.5 से 2 साल में हमें अगर पूरा करना है, तो उसमें होम बायर्स की यूनिटी होने का बहुत ज़रूरी है। आप सब लोगों को मेंबरशिप ज्वाइन करनी ही पड़ेगी, ये आप बात मान के चलिए। और लिमिटेशन जो पीरियड जो होता है किसी भी केस को फाइल करने का, वो धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है। तो हम जो है ज़्यादा समय तक होम बायर्स का इंतज़ार नहीं कर पाएंगे। जो होम बायर्स SGHW को ज्वाइन कर लेंगे, उसकी एक फाइनल लिस्ट बनाकर हम लोग कोर्ट में केस लगा देंगे। बाकी सारे जो होम बायर्स हैं जो कि रह गए हैं, उनके साथ क्या होगा, उनका क्या भविष्य होगा, उसके लिए अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। तो उनके साथ भी अच्छा हो, सबके साथ एक जैसा हो, सबका साथ सबका विकास, 1 प्रोजेक्ट 1 एसोसिएशन के आधार पर आप सब SGHW एसोसिएशन को जितना जल्दी हो सके ज्वाइन कीजिए। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर और भारत के गणतंत्र की 15 अगस्त के शुभ अवसर पर
SGHWA की कोर टीम आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती है और आप सबका इस वीडियो के माध्यम से हार्दिक अभिनंदन करती है। वन प्रोजेक्ट और वन एसोसिएशन से जुड़ने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।